बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पंजाब में एक अनोखा कानून लाया जा रहा है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। क्या पूरी दुनिया में किसी भी जगह ऐसा कानून राइज नहीं है? अगर राइज है तो किन ममालिक में राइज है? क्या वो पसमानदा और गैर जमहूरी ममालिक हैं जहाँ इस तरह के कवानीन बनते हैं? इसकी तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे क्योंकि बड़ा सोशल मीडिया पे बड़ा शोर मचा हुआ है इस कानून के हवाले से, मुजवजा कानून के हवाले से। और दूसरा ये कि जनाब ऑपरेशन शबान जो बलोचिस्तान में है वो बड़ी कामयाबी के साथ जारी है और बन्नू में एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है। वहाँ कितने खारजी जो हैं वो जहन्नम वासिल किए गए हैं। और पाकिस्तान ने फिर सुना है जनाब के ईरान को एक वार्निंग दे दी है। वो वार्निंग क्या है और क्यों दी गई है? जेडी वैंस साहब जनाब फट पड़े। उन्होंने बता दिया जनाब ये जो इस्लामाबाद एमओयू था इसको नाकाम करने या सबोताज करने में इसराइल और इसराइल के जो लाबी इसराइल नवाज लाबी है उसका बड़ा हाथ है जनाब। इस पर भी मुख्तसर से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और मौजूद पर बात करनी है कि जब से मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बनी है इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब ये सिर्फ बड़े शहरों की तरफ ध्यान देती हैं, लाहौर की खूबसूरती के लिए काम करती हैं, ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं जिससे आम आवाम को तो फायदा नहीं होता लेकिन देखने में वो बड़े खूबसूरत नजर आते हैं। उनके तरक्याती कामों को उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपके सामने तफसीलात रखूंगा जिससे इस एक तो तासर की नफी हो जाएगी और दूसरा ये चीज़ साबित हो जाएगी कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो पूरे पंजाब की वज़ीर आला है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि पूरा पंजाब मरियम नवाज शरीफ का है। अब ये देखें, उन्होंने जो पसमानदा इलाके हैं जनूबी पंजाब के, वहाँ आप लोगों के इल्म में है कि पानी के बड़े मसाइल हैं, साफ पानी के। जो दूर दराज बस्तियां हैं वहाँ की जो खवातीन हैं वो आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, सोशल मीडिया पे शोर मचा रहता है कि जनाब पानी के लिए खवातीन जो हैं वो सरों पे घड़े उठा के कई कई मील का सफर करती हैं सर, और खवातीन का पूरा दिन जो है वो घर का पानी पूरा करने में गुजर जाता था। अब वहां उन्होंने 4 शहरों में बहावलपुर, डीजी खान, रहीम यार खान और खुशाब में 5 माह की मुख्तसर मुद्दत के दौरान 4 वाटर बोटलिंग प्लांट जो हैं वो मुकम्मल किए गए हैं और रोजाना 1,60,000 लीटर साफ पानी जो है वो ये दूर दराज पसमानदा बस्तियां हैं जिनका मैंने जिक्र किया है कि वहां की खवातीन का पूरा दिन पानी लाने ले जाने में गुजर जाता था, तो वो जनाब हर घर की दहलीज पे मुफ्त पानी जो है पहुंचाया जाएगा और एक प्लांट से 40,000 लीटर रोजाना पानी दस्तयाब होगा। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है, वो अजला जहां जमीनी पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है, जिसको हम कहते हैं खारा पानी है, वहां प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। उस पानी को काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा और पीने के काबिल बनाया जाएगा और वहां भी पानी जो है वो हर घर की दहलीज पे पहुंचाया जाएगा। ये जनाब ओवरहेड रिजर्वायर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, पानी के जखीरे जो हैं वो बनाए जा रहे हैं जनाब। ये बावलपुर में 10 हैं, रहीम यार खां में 12 हैं और राजापुर में 7 हैं। इन 3 अजला में 29 जो हैं ये OHR जो हैं ये बनाए जाएंगे और फिर एक मरकज़े आब होगा और बहावलपुर में 138 होंगे, 256 होंगे रहीम यार खां में और 100 होंगे राजनपुर में। टोटल 494 ये जो मुराकज़े आब हैं ये होंगे। अब ये प्लांट्स काम कैसे करेंगे? खारा पानी जमीन से निकाला जाएगा, फिर उनको प्रोसेस करके जखीरा कर लिया जाएगा और वहां से वो पानी जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स तक जाएगा और वहां से हर घर की दहलीज तक वो पानी जो है वो पहुंचाया जाएगा और मुफ्त होगा, ये पैसे नहीं होंगे इसके। अच्छा, दूसरा जो मैंने अर्ज किया कि पंजाब में जनाब एक अनोखा जो कानून जो है वो लाया जा रहा है और बड़ा चर्चा है जनाब, सोशल मीडिया पर लग रहा है कि शायद जनाब ये कोई ऐसा कानून है कि जनाब जो मुलजमों को सजाएं देने के लिए कुछ जनाब अंधा प्रोसेस जो है वो इसके जरिए किया जा सकेगा। अब ये कानून जो है ये पंजाब असम्बली में पेश किया जा चुका हुआ है और मुतलका कमेटी के ये ज़ेरे गौर है, जिसके बाद इसे वोटिंग के लिए ज़ाहिर है वो तजावीज़ अपनी देंगे। अगर कोई तरमीम करनी होगी तो वो फिर वोटिंग के लिए जब पास होने के लिए असम्बली में वो जनाब पेश किया जाएगा। अब ये कानून है क्या? ये एक आप ये कह सकते हैं खसूसी कानून है जो खतरनाक किस्म के दहशतगर्द, खतरनाक किस्म के आदि मुजरिम जो हैं जिनका खौफ होता है अदालतों को,
गवाहों को, जिनके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता, कोई जज सजा देने के लिए तैयार नहीं होता। जब ये दहशतगर्दी का वो कानून आया था, नया नया इंसदाद दहशतगर्दी कानून आया था, तब जिस जज ने पहले मुजरिम को सजा दी थी ना, सजा देने के फौरन बाद वो बरतानिया चले गए थे, कई माह तक वापस नहीं आए थे। इतनी दहशत थी इन लोगों की। दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए जो फौजी अदालतें बनाई गई थी, वो भी इसीलिए बनाई गई थी। प्रोसिक्यूटर्स खौफजदा रहते हैं, गवाह पेश नहीं होते। अब ये जो पंजाब असेंबली में जो बिल मैंने अर्ज किया ना, ये पेश किया गया है, तो ये जनाब जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट है, उसकी दफा जो है 21, उसमें जनाब AAA के नाम से एक नई चीज शामिल की जा रही है। और नई चीज क्या है? वो नई चीज ये है कि जनाब हुकूमत जो है वो दहशतगर्दी के जब किसी भी केस को स्पेशल सिक्योरिटी केस डिक्लेयर कर सकेगी। अब स्पेशल सिक्योरिटी केस जो है वो उसका प्रोसेस कैसे होगा, ट्रायल कैसे होगा? पहले तो जनाब जो हुकूमत है वो किसी शख्स को डेजिग्नेटेड ऑफिसर मुकर्रर करेगी, मुजाज अथॉरिटी मुकर्रर करेगी, वो इस बात का तयन करेगा, उसका नाम भी खुफिया रखा जाएगा। और फिर पूरा ट्रायल जो है वो खुफिया होगा, उसकी जो मालूमात हैं वो पब्लिक नहीं की जाएंगी कि जनाब कौन सा जज उसको सुन रहा है, कौन से गवाह पेश हो रहे हैं, प्रोसिक्यूटर कौन है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर कौन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है। स्पेशल सिक्योरिटी केस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेजा जाएगा और चीफ जस्टिस नामजदगी करेंगे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के किसी जज की इस मखसूस केस के ट्रायल के लिए। और इसका कोई गजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। रिकॉर्ड होगा, मुकदमे का रिकॉर्ड भी होगा, ट्रायल का रिकॉर्ड भी होगा, और इसमें फिर जदीद टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की जाएगी। जो गवाहान होंगे वो सामने तो आना नहीं, उन्होंने वो कोई ऐसा बंदोबस्त भी किया जा सकेगा, उनको कहना है कोड नेम जो है वो अलॉट होंगे, जज का भी कोड नेम होगा, लेकिन ये सारा रिकॉर्ड जो है ट्रायल का और ये जो मैंने अर्ज किया है ये चीफ जस्टिस के पास सील बंद जो है वो महफूज रहेगा। ऐसे मुकदमात के ट्रायल के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी और वो टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाएगी जिससे गवाहों और ट्रायल से मुतल्लिका दीगर अफराद की आवाज़ें जो हैं वो तब्दील की जा सकती हैं ताकि उनको पहचाना ना जा सके, आवाज़ से ना पहचाना जा सके कि ये कौन लोग हैं। ये जनाब बिल जो है इसके ऊपर जनाब बड़ा है, लोग जो है वो कुछ शोर मचा रहे हैं, जनाब ये कैसा कानून है। ये वो लोग शोर मचा रहे हैं जो ना अदालती तारीख से पूरी तरह का है, ना उन्हें पूरी दुनिया में जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है मुख्तलिफ ममालिक में जो है उसका कोई पता है। ये डॉक्टर खार राजा साहब सूबाई रहे हैं वज़ीर कानून पंजाब और फिर वो वफाकी वज़ीर भी रहे हैं। उनके साथ एक दफ़ा मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे ये बताया था कि बहुत सारे ममालिक है, दहशतगर्दी वाले जो मुकदमे इन्हीं के हवाले से वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जनाब वहाँ तो जनाब जज का नहीं पता होता कि कौन जज जो है इस मुकदमे का ट्रायल कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दीगर ममालिक में भी ये कानून जो है वो नाफज है। अब देखिए ये बरतानिया में, अब बरतानिया जो है वो कहते हैं जनाब मादरे जमहूरियत, माँ है जमहूरियत की जनाब, और हुकूक इंसानी का जनाब वहाँ जनाब बहुत ख्याल रखा जाता है। पूरी यूरोपीय ममालिक में ख्याल रखा जाता है, अमेरिका में रखा जाता है जनाब, कनाडा में रखा जाता है। क्या इन ममालिक में ऐसा कोई कानून नहीं है? ये देखें जनाब, ये ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ जो गवाहों की शिनाख्त को पब्लिक से और मीडिया से खुफिया रखा जाता है बहुत सारे मुकदमात में, इंतहाई हसास नोयत के, कौमी सलामती के और ऐसे मुकदमात जो इंटेलिजेंस से जुड़े हों वहाँ की, और जिसमें इंटेलिजेंस के या खुफिया अदारों के अहलकार मुलव्वस हों। उन मुकदमात में ना जज का पता होता है ना गवाह का पता होता है, वो तमाम तफसीलात जो हैं वो खुफिया रखी जाती है। ये मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ। इसी तरह बरतानिया जो है वहाँ भी कौमी सलामती, दहशतगर्दी और इंतहाई खतरनाक जो गैंगस्टर हैं उनके जो मुकदमात हैं उनकी समात भी खुफिया रखी जा सकती है और होती है। बाज़ औक़ात वो खुफिया अदालतों में मामला चलते हैं, खुफिया अदालतों में सर वो मामला चलते हैं जहाँ न जजों की शिनाख्त होती है और ना गवाहों के बारे में लोगों को पता होता है। ये तो अपने दो मुल्क, इटली में तो आपको पता है माफियाज हैं और खतरनाक गैंग्स हैं, वहां पे काम करते हैं, जराइम पेशा ग्रोह हैं।
तो उनके खिलाफ कार्रवाइयों के लिए भी जो मुकदमात हैं उनकी समाअत के दौरान जज जो है उनको गुमनाम रखा जाता है और उन्हें खसूसी सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाती है। प्रोटोकॉल्स मौजूद है जिनके तहत वो मैंने कहा पूरा ट्रायल जो है उसकी तफसीलात जो है वो पब्लिक नहीं की जाती। अमेरिका में वफाकी सतह पे ये कानून जो है ये लागू है, वहां के गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ का उसको कानून कहते हैं। विटनेस प्रोटेक्शन लॉ जो है उसके तहत भी जजों की शनाख्त भी छुपाई जाती है। जज अपने असली नाम के साथ काम नहीं करते, शनाख्ती कोड्स अलाट किए जाते हैं उनको, उनके ज़ाती कवायफ जो हैं उनको इंतहाई खुफिया रखा जाता है। कनाडा में जो इमिग्रेशन, दहशत गर्दी और कौमी सलामती से जुड़े हुए मखसूस जो मुकदमात हैं उनमें भी जजों की हिफाजत की खातर उनकी शनाख्त मीडिया और अवामी रिकॉर्ड से पोशीदा रखी जाती है, यानी गजट नोटिफिकेशन वगैरह जो मैंने कहा ना। दीगर और कई ममालिक में भी ये इस तरह के कवानीन जो हैं ये मौजूद है। ये अनोखा कानून नहीं है कि दीगर ममालिक की अदालती तारीख, अदालती रवायात और जूरिस्प्रूडेंस से हम पूरी तरह आगाह नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा है। लेकिन मेरे लिए ये कोई अजनबी कानून नहीं है। जो मैंने पढ़ा है और जो मेरी डिस्कशंस होती रही हैं माजी में, जैसे मैंने जिक्र किया डॉक्टर खालिद रंजा के साथ, तो ये बहुत सारे ममालिक में इस तरह के कवानीन जो हैं वो नाफज हैं, अमल होता है उनके ऊपर। वहां तो कोई शोर नहीं मचाता जनाब ये क्या खुफिया कानून आ गया। दूसरा जो मैंने अर्ज किया कि जनाब जो बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान है वो जनाब बड़ी कामयाबी के साथ जारी है और वो जो टारगेट किए हुए, मैंने कहा ना कि 300 बंदे जो हैं वो उन्होंने टारगेट किए हुए हैं। उनके गिर्द कह लें कि जनाब आप वो उनको देखा जा रहा है किसी न किसी अंदाज में। वो जहाँ छुपे हुए हैं वो भी पता है, उनके ठिकानों को भी पता है। तो वहाँ जनाब जो पुलिस, एफसी और आर्मी का मुश्तरका ऑपरेशन जो है वो जारी है और अब तक वहाँ जो है वो 129 लोग जो हैं दहशतगर्द जो हैं ये मारे जा चुके हुए हैं 5 जुलाई से लेके अब तक जो है। और इसी तरह जो बन्नू में एक बड़ा ऑपरेशन किया गया और मेरी इतला के मुताबिक तो 30 से ज्यादा लोग जो है ना वो वहां मारे गए। वहां बारूद और हथियारों का एक बड़ा जखीरा मौजूद था और कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि वहां जो ऑपरेशन है वो किसी फार्म हाउस पे उन्होंने ये जनाब अपना ना कैंप कायम किया हुआ था। तो इंटेलिजेंस एजेंसियों को वो उसकी इतला मिली कि जनाब ये है और उस वक्त कहा यह जा रहा है कि 30 के करीब जो फितनतुल खारिज के लोग हैं वहां मौजूद थे। ऐसी इतलात भी हैं कि बारूद का ये जखीरा जो उड़ाया गया है ये ऊपर से हमला किया गया है, नीचे से कोई फायरिंग नहीं हुई, ऊपर से अटैक किया गया है। इसके अलावा जनाब नरमी खेल, बका खेल, तख्ती खेल वहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो हमले किए हैं। 30 बंदे ये मारे गए हैं, सुने कि वहां जो थे वो जो बारूद के साथ थे, बाकी कुछ और लोग भी वो मरने की इतलात हैं। आखिर में मुख्तसरन अर्ज करूंगा जो मैंने अर्ज किया था ना कि पाकिस्तान ने ईरान को कोई वार्निंग दी है, वार्निंग कह लें, याद दहानी कह लें, कुछ भी उसको नाम दिया जा सकता है। ये राइटर्स की खबर है और अरब मीडिया की खबर है और जो अखबार अल सऊदिया है उसकी खबर है कि सऊदी अरब हमारी रेल लाइन है, अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला किया जाता है तो पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। ये हौसी बागी जो हैं यमन वाले, जिनकी पुश्तपनाही जो है वो ईरान कर रहा है और ईरान के कहने पे वो इकदामात भी करते हैं, वो कार्रवाइयां भी करते हैं। ईरान ऐलान भी करता है कि जनाब हौसी बागी जो है ये कार्रवाई करेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान ने ईरान को खबरदार कर दी है। तो मैंने मतलब कहाँ काम से पता करने की कोशिश की कि जनाब की कोई वार्निंग दी गई है या क्या किया गया, तो उन्होंने कहा यार ये तो सीधा सीधा हमारा पॉलिसी मैटर है। तो असम्बली के अंदर खड़े होकर हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा हैं ये ऐलान कर चुके हैं कि जनाब जब ये जंग शुरू हुई है और इन्होंने इब्तदाई अटैक्स किए हैं ईरान वालों ने सऊदी अरब के ऊपर, जब ये खलीज की जंग शुरू हुई उस वक्त की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने दो टोक कह दिया जनाब हमने फौरी तौर पर रब्ता किया दोनों मुल्कों के साथ। ईरान को हमने ये कह दिया था कि अमरीका वो सऊदी अरब के साथ हमारा एक माहदा है कि अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है जो पाकिस्तान के ऊपर हमला समझा जाएगा तो हम मजबूर होंगे सऊदी अरब के दिफा के लिए जाने के लिए। तो बहरहाल वो कहते हैं जनाब ये याद दहानी आप कह सकते हैं इसको कि, लेकिन ये जो आप कहते हैं वार्निंग का लफ्ज़ वो कहते हैं इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। और दूसरा जो मैं कई दिन से बल्कि जब से ये जंग बंदी की बात चल रही थी मैंने उस वक्त से कह रहा हूँ कि ना इसराइल को किसी सूरत में ये काबिल कबूल नहीं होगी जंग बंदी। तो अब जेडी वैंस साहब ने यही बात की है, उनके जनाब वो पैसे खर्च करते हैं, लॉबिंग करते हैं और वो लोग जो कहते हैं उन्होंने मुझे निशाने पे रखा हुआ है। जेडी वैंस साहब कह रहे हैं कि जनाब वो कहते हैं मेरी कोशिश है कि जनाब ये जो अमन माहदा है MOU इस्लामाबाद MOU ये तोड़ चढ़ जाए, सिरे चढ़ जाए
امن ہو جائے، کیونکہ صدر نے یہ ٹاسک جو ہے یہ مجھے سونپا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں جناب وہ لوگ جو ہے رکاوٹ نہیں ڈال رہے ہیں، بلکہ میزبان کے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا جناب ٹائم میگزین میں جو رپورٹ چھپی ہے وہ پڑھ لیں، ویسا ہی ہو رہا ہے. وہ کہتے سوشل میڈیا پہ یا کسی نہ کسی انداز میں مجھے وہ میرے اوپر حملے کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ رپورٹرز کو وہ کہتے ہیں خبریں لیک کرتے ہیں تاکہ معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے جو بھی بن پڑتا ہے، اور اسرائیل سب سے زیادہ خبریں لیک کرتا ہے. تو یہ جو جے ڈی وینس صاحب نے یہ اس طرح کا بیان دیا تو مجھے تو جناب جان ایف کینیڈی یاد آ گیا جب انہوں نے سوالات اٹھائے تھے نا، تفضات کا اظہار کیا تھا، جو انہوں نے ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا، جوہری پروگرام اسرائیل کے اوپر انہوں نے سوالات اٹھائے تھے، قدریں لگانے کی باتیں کر رہے تھے، اور پھر ان کا کیا انجام. اور جے ڈی وینس صاحب جو ہے یہ بھی بڑی کھل کے یہ باتیں کر رہے ہیں اس حوالے سے. ویسے ایرانی کام کے حوالے سے بھی یہ خبر آئی ہے کہ جناب انہوں نے جے ڈی وینس کو آگاہ کر دیا تھا کہ جناب ان کے ساتھ جو دیگر 2 مذاکرات کار ہیں، کشنر اور وٹکوف جو ہیں، وہ جناب خبریں لیک کرتے ہیں، وہ قابل اعتبار نہیں ہیں، اور شاید وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ مکمل ہو، امن ہو، پیس ہو، اس طرح کی بات. ویسے وائٹ ہاؤس نے اس کی تردید کر جناب ویسے کوئی بات نہیں، یہ 2 نمبری کر رہا ہے ایران جو ہے. اور جو وہ والے ہیں ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، وہ کہتے ہیں جناب جو آخری مرحلے میں ہم جناب پلوں کے اوپر حملے کریں گے، ان کے جو پاور ہاؤسز ہیں وہاں پہ حملے کریں گے. اب انہوں نے پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے ایک دریا کا پل جو ہے وہ اڑا دیا ہے. جو بمباری اس وقت بھی بمباری جو ہے وہ جاری ہے، کئی دنوں سے جاری ہے. یہ جوابی حملے کر رہے ہیں بحرین، کویت اور ادھر ادھر جو امریکہ کے اڈے ہیں، فوجی اڈے، وہاں کے اوپر. اب انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو حوثی ہیں، یہ خبر یہ ہے کہ ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب جو باب المندب ہے اس کو بند کر دیں. اگر اس کو بند کر دیا پھر وہ سعودی عرب کے ساتھ ایک نیا پھڈا پڑ جائے گا، سعودی عرب کھلوانے کی کوشش کرے گا، اور وہ حوثی جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے. ایک آدھ مرتبہ 1-2 دن کے لیے روکنا الگ بات ہے، حوثی جو ہیں وہ اتنی پاور میں نہیں، اور ایران ان کی اس حد تک مدد بھی نہیں کر سکتا وہاں جا کے. جناب ایران ان کی جگہ جا کے جناب ان کو ہتھیار دے، وہ اپنی اس کو پڑی ہوئی ہے. باقی ٹرمپ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایران کے اندر ہم فوج بھیجنے پہ غور کر رہے ہیں، پلاننگ کی جا رہی ہے کہ فوج جائے. اور بھائی میرے 2 لاکھ فوجی چاہیے کم از کم ایک جزیرے پہ قبضہ کرنے کے لیے. 50,000 آپ کے فوجی پہلے وہاں پھنسے ہوئے ہیں خلیج میں، یہاں پہ 1.5 لاکھ اور لائیں گے. اور کشنر نے ویسے وہ میں کہتا ہوں جے ڈی وینس نے ویسے یہ بات کی ہے کہ جناب کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ جناب اپنی فوجیں جو ہیں وہ ایران کے اندر داخل کرے. ایران کا جو جغرافیہ ہے یا جو تاریخ ہے اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو شاید ہی امریکہ جو ہے وہ ایسی غلطی کرے کہ فوجیں جو ہے وہ جناب داخل کر دے ایران کے اندر. بھائی میرے ایران کچھ اور طرح کی جنگ لڑ رہا ہے، امریکہ کچھ اور طرح کی جنگ لڑ رہا ہے. امریکہ جو وہ مکمل فتح کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ سروائیو کرنے کی جنگ لڑ رہا ہے. دنیا کے نقشے پہ اگر وہ موجود رہ جاتا ہے اس جنگ کے بعد بھی تو پھر یہ اس کی جیت ہے. اور جب امریکہ کتنی دیر یہاں رک سکتا ہے؟ یوں ہی امریکہ نکلے گا تو یہ اعلان ہوگا کہ ایران یہ جنگ جیت گیا ہے. یہ ہے صورتحال. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.